आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सुपर टेट जीएस के लिए मॉक टेस्ट नंबर 7 है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो एज यूजुअल बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए होने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, लोमस ऋषि की गुफा का निर्माण किस मौर्य शासक के द्वारा करवाया गया था? तो जो लोमस ऋषि की गुफाएं हैं ये किसके द्वारा बनवाई गई थी, सवाल में पूछा गया है। और ये जो गुफाएं हैं ये आजीवकों को दान दी गई थी। और आजीवकों को जो गुफाएं दान दी गई थी वो अशोक और दशरथ के द्वारा दी गई थी। तो लोमस ऋषि की ये गुफाएं ये दशरथ के द्वारा बनाई गई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और ये आजीवकों को दान में दी गई थी, या ये चीज आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, गोपिका गुफा निम्न में से किन पहाड़ियों में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी नागार्जुनी पहाड़ियों में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये गुफा भी आजीवकों को दान दी गई थी मौर्य शासकों के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्तूप स्थापत्य में तोरण का संबंध है? देखिए, स्तूप स्थापत्य में तोरण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जो स्तूप स्थापत्य होता है, तो इस तरीके से आपका एक स्तूप बनाया जाता है, इसके ऊपर हर्मिका होती है और इस तरीके से इसके आगे पीछे एक प्रदक्षिणा पथ होता है और यहाँ पे एक बड़ा सा द्वार होता है। तो ये जो ऊंचा सा द्वार होता है इसी को तोरण कहते हैं। तो जो प्रवेश द्वार है उसको तोरण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में प्रांत को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, मौर्य काल में जो प्रांत हैं उनको चक्र के नाम से भी जाना जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मौर्य काल में संस्था का संबंध है। तो देखिए, मौर्य काल में संस्था और संचरा, ये जो उनका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट समझ लीजिए आप। तो इसके जो एजेंट होते थे गुप्तचर विभाग के, इंटेलिजेंस विभाग के, तो उनमें दो तरह के गुप्तचर होते थे। एक होता था संस्था और दूसरा होता था संचरा। तो जो संचरा होता था वो घूम घूम के काम करता था एजेंट की तरह विभिन्न क्षेत्रों में, और जो संस्था है वो स्थायी रूप से कार्य करता था इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में ही, यानी गुप्तचर विभाग में ही। तो संस्था का संबंध है गुप्तचर से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धातुओं की गुणवत्ता की जांच करने वाले को बोला जाता था? तो जो धातुओं की गुणवत्ता की जांच करता था उसको क्या बोलते थे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका लक्षणाध्यक्ष। वैसे लक्षणाध्यक्ष होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पोतवा अध्यक्ष है ये मापतौल का अधिकारी था। सीता अध्यक्ष है ये भूमि से संबंधित अधिकारी था। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा लक्षणा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, मौर्य शासक कुणाल के बाद मौर्य साम्राज्य दो शाखाओं में विभाजित हो गया था, मगध और उज्जैन। यानी कुणाल जो शासक था मौर्य वंश का, सॉरी, तो मौर्य वंश का जो शासक था कुणाल, उसके बाद से जो मगध है, मगध में जो मौर्य शाखा थी वो दो में विभाजित हो जाती है। एक हो जाती है आपकी मगध और दूसरी हो जाती है आपकी उज्जैन। तो यहाँ पे पूछा है जो उज्जैन शाखा थी उसका शासक कौन था? तो उसका शासक आपका था संप्रति। और ये जो दशरथ और बृहद्रथ हैं ये मगध ही संस्था में थे, पहले दशरथ होता है उसके बाद बृहद्रथ होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई बाल श्रमिक विद्या योजना का संबंध है? तो देखिए, बाल श्रमिक विद्या योजना है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए शुरू की गई है। इसमें जो लड़के हैं उनके लिए 1000 प्रतिमाह और जो लड़कियां हैं उनके लिए 1200 प्रतिमाह के रूप में दिया जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सभी वर्गों के मजदूर जो हैं उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई है, क्योंकि ये बन रहा है और ये पूछा जा सकता है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई है वो आपकी 340 किलोमीटर है। ये लखनऊ से गोरखपुर के बीच में बन रहा है। और जो 302 है ये आपकी लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे है, जिसे तो अब 302 किलोमीटर इसकी लंबाई है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की। तो ये भी पूछा गया है पहले। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के सेफ सिटी प्रोजेक्ट में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सम्मिलित है? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय का जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है उसमें टोटल आपके 8 शहर हैं, जिसमें दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और लखनऊ। तो ये 8 शहर इसमें सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का इसमें लखनऊ सम्मिलित है। महिलाओं और बच्चों के लिए शहरों को सेफ बनाना, उसके लिए ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट है ये शुरू किया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा, और इसमें यूपी का लखनऊ सम्मिलित है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। सारे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं वही सारे सवाल इसमें लिए जा रहे हैं, तो आप इन सबको अच्छे से याद कर लें। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य बनाया जा रहा है? यहाँ पे ध्यान देना है, यूपी का पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मिर्जापुर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जैविक खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाई जा रही है? तो देखिए, यूपी की पहली जैविक खाद्य प्रसंस्करण यूनिट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी लग रही है बाराबंकी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाराबंकी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूपी डिफेंस कॉरिडोर में सम्मिलित नहीं है? तो जो यूपी डिफेंस कॉरिडोर है उसमें जो शहर हैं वो पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में। तो डिफेंस कॉरिडोर में यूपी के कितने शहर सम्मिलित हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो टोटल यूपी के 6 शहर आते हैं डिफेंस कॉरिडोर में, और ये आपका शुरू होता है अलीगढ़ से आगरा, आगरा से झांसी, चित्रकूट, कानपुर होते हुए लखनऊ तक। तो यहाँ पे आपको पूछा है कौन सा शामिल नहीं है, इस चीज़ पे ध्यान देना है। तो हरदोई यहाँ पे शामिल नहीं है, बाकी अलीगढ़ भी है, फिर झांसी भी है, चित्रकूट भी है। ये अलीगढ़ से आपका शुरू होगा, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर से लखनऊ होते हुए। तो ये इस तरीके से आपका डिफेंस कॉरिडोर टोटल 6 सिटीज में शामिल हैं, हरदोई इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? वेरी इंपॉर्टेंट है, महिला क्रिकेटर है तो सवाल पूछा जा सकता है। तो मिताली राज ने ये रिकॉर्ड बनाया है, और 10,000 रन बनाने वाली वह पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनसे एक ही महिला खिलाड़ी है वो आगे हैं, वो भी इंग्लैंड की हैं। उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उनके 1,000 कुछ रन हैं, 224 करके उनके रन हैं, और इनके 1,001 रन हैं। तो इस तरीके से उनके रिकॉर्ड से ये बहुत ही कम पीछे हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय विभागीय स्थायी समितियों की संख्या है? तो 24 हैं संसदीय विभागीय स्थायी समितियां, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? देखिए इसमें कुल कितने सदस्य हैं, तो 30 सदस्य होते हैं, और 30 ही सदस्य इसके लोकसभा से होते हैं, इसमें कोई भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। और ये सबसे बड़ी समिति मानी जाती है, और वित्त से संबंधित ये समिति है, तो एस्टिमेट कमेटी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर हैं, और 30 के 30 ही आपके लोकसभा से लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था? तो 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था पहली बार, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वैसे इसका उल्लेख है वो 1921 में भी था, लेकिन गठन इसका इंडिया में 1950 में होता है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में कुल सदस्य होते हैं? तो जो 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 15 आपके होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं आपके राज्यसभा से, ये आपको ध्यान रखना है। लोक लेखा में दोनों ही सदनों के सदस्य होते हैं, 15 और 7, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, जो लोक लेखा समिति है आपकी वो बनी थी 1919 के अधिनियम के अनुसार। 1921 में पहली बार इसको बनाया गया था, 1919 के अधिनियम में इसकी चर्चा की गई थी। और जो आपकी प्राक्कलन समिति है ये बनी थी जॉन मथाई कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज के मॉक टेस्ट में इतना ही, और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। विभिन्न परीक्षाओं के लिए हमारे जो व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप हैं वो चल रहे हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे फ्री में पीडीएफ आपको इसकी मिल जाती है। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें सभी परीक्षाओं के, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।